हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। जिन बच्चों ने ये पहले की वीडियो नहीं देखी है, मैं उनसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि जो इससे पहले मैंने वीडियो डाला हुआ है इंडियन इकोनॉमिक्स के, उसमें 3 चैप्टर के जो कंबाइंड रिवीजन कराए। और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या है कि जितने भी इंडियन इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सारे चैप्टर के वो कंबाइन करके 27 बनते थे, वो सारे मैंने जो फर्स्ट वीडियो में उसमें अपलोड कर दिए हैं। तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें 27 इंपॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमिक्स जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स इवेंट्स है सारे उसमें डाल दिए। तो यहाँ पे हम लोग जो बाकी हमारे बचे हुए चैप्टर है 4, 5, 6 उसके जो वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं, तीनों चैप्टर कवर कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैंने आज दिन में लाइव क्लासेस ली थी, तो ऑलमोस्ट हमारे जो चैप्टर वाइज रिवीजन है कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे पास 12, 13 और 14 जो 3 दिन है उसमें हम लोग केवल क्या करेंगे, सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व करेंगे ताकि हमें क्वेश्चंस को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है हमारा पॉवर्टी चैप्टर 4। कह रहा है पॉवर्टी इज अ स्टेट इन विच अ पर्सन इज। पॉवर्टी क्या है? एक स्टेट है। मैंने पुअर क्या होता है कि इंसान होता है। पॉवर्टी एक बंदे की सिचुएशन होती है कि जब वो पर्सन अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल नहीं कर पाता, तो हम क्या कहते हैं वो इंसान की पॉवर्टी इज अ सिचुएशन बेसिकली कि व्हेन पर्सन इज अनेबल टू फुलफिल देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। कह रहा है अर्बन पुअर। फिर हमने देखो गरीब जो है उसको 2 भागों में बांटा। एक अर्बन पुअर होता है कि और एक रूरल होता है कि गांव में गरीब किसको बोलते हैं, शहरों में गरीब किसको बोलते हैं, अलग अलग है। तो यहाँ पे अर्बन पुअर की बात हो रही है कि स्ट्रीट कॉबलर बिल्कुल सही है, रोड साइड वेंडर उसको भी गरीब मानते हैं, पुश कार्ट वेंडर्स वो भी गरीब होता है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज की ये सारे ही जो है अर्बन पुअर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है कि लैंडलेस लेबर जो है इज एन एग्जांपल ऑफ लैंडलेस, जिनके पास लैंड नहीं है उस लेबर को क्या बोला जाता है, उसको रूरल पुअर बोलते हैं। गांव में रूरल, ध्यान रखना आपको कि 2 तरह के होते हैं, एक रूरल एरिया में और एक अर्बन एरिया में। कह रहा है पीपल हु आर ऑलवेज बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे फेच आपका फंसेगा, मैं आपको विजन बताती हूँ। कह रहा है कि पीपल हु आर ऑलवेज बिलो द पॉवर्टी लाइन एज अ टर्म। तो यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे इसको क्रॉनिक आंसर होगा, और बहुत ही कोई रेयर 2-4 बच्चे होंगे जिसने अच्छे से स्टडी की वो कहेगा ऐसे यहाँ पे आंसर ऑलवेज पुअर होगा। तो क्यों होगा पहले मैं बता दूं। देखिए आपके एनसीईआरटी की बुक निकालिए, उसमें एक ग्राफ सा बना हुआ है जिसमें दे रखा है क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर के अंदर फिर 2 छोटे से ग्राफ बन रखा है। एक लिखा है कि ऑलवेज पुअर, कि भैया जो कभी भी पॉवर्टी लाइन से ऊपर कभी गया ही नहीं। और उसी में क्रॉनिक के अंदर ही एक यूजुअली पुअर लिखा हुआ है कि एक बार वो ग्राफ ऊपर चला आता है, पॉवर्टी लाइन से ऊपर चला आता है। तो जो कभी जिसका ग्राफ गया ही नहीं दैट इज ऑलवेज पुअर, और यूजुअली यानी कि एक बार उसका सामान्यतः से कहते हैं चला गया है। ये दोनों ही क्या होते हैं, क्रॉनिक के अंदर आते हैं। अगर हमारे यहाँ पे जो अगर हमारे पास अगर ऑलवेज पुअर जो है वो अगर ऑप्शन में नहीं होता फिर तो हम क्रॉनिक डाल देते हैं, बट यहाँ पे ऑलवेज पुअर है, इसका मतलब है कि क्रॉनिक के अंदर जो है वो पूछा है, तो इसीलिए घबराना नहीं है। अगर ऑलवेज पुअर दे रखा है आपको और कहना है द पीपल हु आर ऑलवेज बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो प्लीज एनसीईआरटी बुक खोलो, उसमें पॉवर्टी लाइन की जो एक ग्राफ बनी है उसको देखो कि क्रॉनिक के अंदर 2 है, एक ऑलवेज एक यूजुअली। तो यूजुअली में क्या होता है, एक बार ग्राफ ऊपर चला आता है और ऑलवेज में हमेशा ग्राफ नीचे होता था। यहाँ पे जो है बेसिकली बात हो रही है कि बिलो पॉवर्टी लाइन ऑलवेज, तो यहाँ पे इसीलिए ऑलवेज पुअर आया। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्रॉनिक आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलवेज का ऑप्शन दे रखा है। ऑलवेज नहीं होता ऑप्शन में तो हम यहाँ पे क्रॉनिक लगाते, तो आंसर को ठीक से ये डिटेल स्टडी हुआ। ठीक है, ऊपर ऊपर देखेंगे तो हमसे क्रॉनिक ही कहेंगे, बट डिटेल में जाओगे तो एनसीईआरटी बुक खोलो और उसमें देखो तो शायद आपको पता चल जाएगा मैंने यहाँ पे ऑलवेज पुअर क्यों बोला है। नेक्स्ट है कि मोर देन डैश ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन इंडिया। के इंडिया में भी है 1/5 ऑफ द वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, पूरे विश्व की 1/5 पॉपुलेशन है जो कहां पर रहते हैं, इंडिया के अंदर रहते हैं, गरीब में। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया 2011-12। 11-12 की बात करें तो भाई इंडिया में कितने परसेंट लोग गरीब रहते थे, इसका आंसर है 6 का सी कि 22% लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉवर्टी डिटर्मिनेशन मेजर। तो हेड काउंट रेशियो भी यूज होता है, सेन इंडेक्स भी यूज होता है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स भी यूज होता है, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट ये है कि दोज हु आर रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ द पॉवर्टी, जो बेसिकली मूव इन एंड आउट आते रहते गाते रहते हैं, तो उसे किस टाइप के पॉवर्टी कहते हैं, तो इसको कहेंगे चर्निंग। इसका आंसर हमारा बी। नेक्स्ट है कि 2011-12 में विच स्टेट हैड द हाईएस्ट पॉवर्टी रेट इंडिया। सबसे ज्यादा गरीबी जो है हम सबको पता है भैया उड़ीसा के अंदर सबसे ज्यादा गरीबी। नेक्स्ट है कि जो SJSRY की स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तो ये जो है इसका आंसर 10th का है, आंसर ए कि जो SJSRY जो है किसके लिए दिखा रखा है, स्टैंड है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। कह रहा था अर्लियर फूड फॉर प्रोग्राम हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू, पहले जो फूड जो था ना फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये किसको बाद में मिला दिया गया था, तो इसका आंसर है सी महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर 11th का सी।
नेक्स्ट है कि एमपीसी स्टैंड फॉर, एमपीसी क्या है, मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि 12th का हमारा आंसर है इसमें ए, मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। कह रहा है हु इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ जेल कॉस्ट इंडेक्स, जो कंसेप्ट है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगराइज एज ऑलवेज पुअर, ऑलवेज पुअर जो है वो किसको कैटेगराइज किया गया, जिसका आंसर है कि ऑलवेज पुअर जो किस में आता है, क्रॉनिक पुअर के अंदर। मैंने बताया ना कि जो क्रॉनिक पुअर है उसमें दो है, एक ऑलवेज पुअर, एक यूजली पुअर। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगराइज एज ऑलवेज पुअर, ऑलवेज पुअर को क्रॉनिक पुअर के अंदर कैटेगराइज कर रखा है। कह रहा डैश रेफर टू पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल एंड रीजन और नेशन। देखो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कौन सी पॉवर्टी होती है, रिलेटिव पॉवर्टी, और जब बंसन सच में बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कंपैरिजन इन अदर, दूसरे की तुलना में, दूसरे के रीजन में, दूसरे के नेशन में, तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात होती है। यहाँ पे कौन सी पॉवर्टी हुई, रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव मतलब तुलना। कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट डेटा ऑन पॉवर्टी इन इंडिया, हमारे भारत में जो पॉवर्टी है इसका डेटा कौन कलेक्ट करता है, तो इसका आंसर है एनएसएसओ। जितने भी इंफॉर्मेटिव डेटा होते हुए एनएसएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है क्या, डेटा को कलेक्ट करना। कह रहा है व्हाई पुअर पीपल हैव वेरी लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, भैया जो गरीब लोग हैं उनके पास लिमिटेड क्यों इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होती है, कह रहा है रूरल एरिया, बिल्कुल सही है। स्कैर्सिटी ऑफ फंड, लैक ऑफ द बेसिक लिटरेसी एंड स्किल, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सभी रीजन के कारण ये लोग रहते हैं। नेक्स्ट है कि इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, ये पॉवर्टी लाइन कंसेप्ट जो है किसके द्वारा डिस्कस किया गया था, तो इसका आंसर भी है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्या है कि द गवर्नमेंट्स अप्रोच टू पॉवर्टी रिडक्शन वाज अ डैश डायमेंशन, जो पॉवर्टी रिडक्शन है वो कितने डायमेंशन में, 1 2 3 4, तो 19 का आंसर हमारा सी, 3 डायमेंशन। नेक्स्ट है विच इज नॉट बिलोंग टू द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, इसमें से कौन सा जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के अंदर नहीं आता है, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बिल्कुल आता है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना बिल्कुल आता है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये भी आता है, लेकिन नेशनल सोशल असिस्टेंस जो है प्रोग्राम ये जो है इसके अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट है कि अगस्त 2005 में पार्लियामेंट पास अ न्यू एक्ट टू प्रोवाइड गारंटीड वेजेस एम्प्लॉयमेंट टू एवरी रूरल हाउसहोल्ड who adult volunteered to do a unskilled manual work for a minimum 100 days in a year. This act is known as, भैया जो अनस्किल्ड लेबर है उनको 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई थी कि अगर अपने आप को रजिस्टर करवाओ आपको 100 दिन का रोजगार जरूर मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। ये जो है कौन सा था, तो इसका आंसर है महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी, जो राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं भैया ये हमारे इस पे मोनोपोली है, हमने ये किया। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जो एब्सोल्यूट और रिलेटिव मैंने बताया दो तरह की पॉवर्टी होती है, तो जो कह रहा है एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो किन देशों में ज्यादातर होती है, तो जो डेवलपिंग देश होते हैं, जो विकास कर रहे होते हैं, इसमें इस तरह की पॉवर्टी देखने को मिलती है। लेकिन जो कह रहे हैं रिलेटिव पॉवर्टी, कंपैरिजन पॉवर्टी, वो किस देशों में देखने को मिलती है, कैपिटलिस्ट देशों में, कि उनकी बेसिक जरूरतें तो पूरी होती है बट कंपैरिजन करे तो भैया अमीर गरीब डिफरेंस होता है, जो अमीर अमीर देशों में ऐसी तरह की चीजें देखने को मिलती है। तो कह रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन रूरल इकोनॉमिक एज पर डे कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज, तो यहाँ पे आपको कैलोरीज देखना है कि रूरल एरियाज में मिनिमम इतनी कितनी है, तो रूरल और अर्बन एरिया। देखिए यहाँ पे रूरल एरिया की बात हो रही है, रूरल मतलब गांव, गांव में की अगर बात हो रही है तो हमारा 24 का आंसर है सी, लेस देन 2400, लेस देन 2400। और अर्बन शहरों की बात हो रही है तो यहाँ पे लेस देन क्या होगा, 2100, 25th का आंसर हमारा बी होगा। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, बच्चे हमसे ही पूछते हैं जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो मैम शहरों में तो ज्यादा होनी चाहिए, गांव में कम होनी चाहिए, तो बेटा यहाँ पे कैलोरीज की बात हो रही है, एक्सपेंडिचर की बात नहीं हो रही। तो गांव के जो लोग होते हैं ज्यादातर अनस्किल्ड होते हैं, तो वो फिजिकली टास्क करते, जब फिजिकली टास्क करते हैं तो हमको ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है। शहरों में लोग पढ़े लिखे होते हैं तो वो मेंटली काम करते हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, चाहिए, बट जो एक फिजिकल टास्क कर रहा है, जो एक मान लो एक लेबर जो मकान बना रहा है उसको ज्यादा कैलोरीज चाहिए क्योंकि वो फिजिकली काम कर रहा है, तो इसीलिए वहां पे ज्यादा कैलोरीज शहरों में कम है। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, इसमें से कौन सा जो है सही वो नहीं है, पॉवर्टी के कारण नहीं है, एक्सेसिव डिपेंडेंस एग्रीकल्चर, ये तो बहुत बड़ा रीजन है। नेक्स्ट है कि रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये तो सभी चीजों का मेन प्रॉब्लम है। वाइड प्रिविलेज ऑफ इलिटरेसी, इलिटरेसी भी बहुत बड़ा। द रिडक्शन इनकम डिस्पैरिटी, जो ये जो 26 का डी है, द रिडक्शन इनकम डिस्पैरिटी, ये जो है इसका रीजन
कह रहा है कट ऑफ पॉइंट इन टर्म ऑफ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिवाइडिंग पीपल एज अ पुअर और नॉन पुअर इंडिकेट द नंबर ऑफ दोज हु आर, वो कौन होता है 27, तो उसको बोलते बिलो द पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट कह रहा है कि इन इंडिया एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेजर विद द रेफरेंस, जो हमारे इंडिया में जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी किस में मेजर किया जाता है, 28 का आंसर है ए, पॉवर्टी लाइन के। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, हमारे इंडिया में जो गरीबी के कारण क्या है, लोअर ग्रोथ रेट बिल्कुल, इन्फ्लेशन बिल्कुल, इनएडुकेसी ऑफ कैपिटल ये भी सही है, ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर बनता है हमारा ऑल ऑफ दीज, सारे ही जो कारण है गरीबी के कारण ऑल ऑफ दीज। कह रहा है पॉवर्टी कंटिन्यू टू प्रेजिस्ट इंडिया, इंडिया में कंटिन्यू क्यों है, बिकॉज राइजिंग प्राइस, राइजिंग पॉपुलेशन, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इसका भी आंसर हमारा बनता है डी, भैया ये सारे रीजन है जिस कारण जो हम गरीब थे और गरीब कंटिन्यू रहते ही आ रहे हैं। कह रहा है द पीपल हु नेवर मूव अबव द पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है द पीपल नेवर मूव अबव द पॉवर्टी लाइन, जो मूव नहीं किया, अब यहाँ पे क्या क्रॉनिक दे रखा है, नॉन पुअर दे रखा है, ए और बी दोनों दे रखा है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ए होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज पुअर कोई है ही नहीं, तो फिर हम इसको क्रॉनिक में मान लेंगे। समझ में आया डिफरेंस, यहाँ पे आपको समझना, क्रॉनिक के अंदर ऑलवेज आता था, ऑलवेज और यूजुअली, ऑलवेज हमेशा, यूजुअली एक बार ऊपर भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑलवेज नहीं होगा, तो हमेशा आंसर क्या होगा, क्रॉनिक होगा। तो चीजों को थोड़ा ठीक से समझे ताकि आपको दिक्कत ना हो। आई होप आपको पॉवर्टी समझ में आ गया। अब हम लोग लास्ट टाइम चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं, कल से हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, पेपर का पैटर्न जो है उसको सॉल्व करेंगे, एसर्शन रीजन करेंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे, दिस इज लास्ट चैप्टर वाइज रिवीजन, तो इसीलिए इसको अच्छे से जरूर सुनिएगा। नेक्स्ट इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल कैपिटल, हमने देखा है कि ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, तो क्या है इसमें से कौन सा जो फिजिकल कैपिटल नहीं है, मशीनरी बिल्कुल है, रॉ मटेरियल बिल्कुल है, बिल्डिंग है, बट एजुकेशन एंड नॉलेज ऑफ द पीपल जो है वो हमारा फिजिकल कैपिटल के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट है कि डैश 5 ईयर प्लान रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कि कौन से 5 ईयर प्लान ने रिकॉग्नाइज किया भाई ह्यूमन कैपिटल के इंपॉर्टेंस को समझा। इससे पहले तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इन्हीं की डेवलपमेंट की बात हो रही थी, ह्यूमन कैपिटल की बात नहीं हो रही थी, तो कौन से 5 ईयर प्लान को हम कहेंगे, तो इसका आंसर है 7th, जो 7th 5 ईयर प्लान है उसके बाद जो है वो लोग जो है ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात करने लगे, उसके बारे में ध्यान लोगों का, सरकार का गया। क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर पुअर कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया, इंडिया में पुअर कैपिटल फॉर्मेशन क्यों है, तो इसका रीजन बता रखा है ब्रेन ड्रेन के लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, बाद में कहीं और जाकर बस जाते हैं, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बिल्कुल सही है, इनसफिशिएंट ऑफ रिसोर्सेज, जितनी रिसोर्सेज होनी चाहिए ह्यूमन को डेवलप करने के लिए उसी चीजें अवेलेबल नहीं है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं हाउ मच एजुकेशन सेस हैज बीन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस, कितने % सेस लगाया जाता है एजुकेशन सेस, तो इसका आंसर है 2%। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन कंट्री, विच वन ऑफ द मेजर सोर्स पूछा है आपको, तो 5th का हमारा आंसर है एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, एक्सपेंडिचर ऑन एनर्जी, एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन जो एजुकेशन है, ये जो है मेन है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। AICTE स्टैंड फॉर, जो AICTE का फुल फॉर्म बेसिकली कह रहा है यहाँ पे क्या है, तो इसका आंसर है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो हमारा आंसर है इसमें डी, 6 का आंसर है डी। नेक्स्ट कह रहा है कि बोथ ह्यूमन कैपिटल एंड डैश आर रिलेटेड टू ईच अदर, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट, तो 7th का आंसर है बी, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट कह रहा है कि विच कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन माइग्रेशन, माइग्रेशन में कौन से कॉस्ट होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिल्कुल, हायर लिविंग कॉस्ट इन डिफरेंट प्लेस, अगर अब मान लो एक जगह दूसरी जगह होगी तो वहां का जो लिविंग कॉस्ट होगा, वहां का रेंट होगा, वहां पे फूड होगा, सीधी सी बात है वहां पे हायर होगा, गांव से निकल के शहरों में जाओगे तो इसका आंसर हो गया 8th का हमारा सी, ए और बी दोनों जो है वो माइग्रेशन कॉस्ट के अंदर इंक्लूड है। नेक्स्ट क्या, डैश इज अ मच वाइडर कंसेप्ट देन लिटरेसी, लिटरेसी में कह रहा है एजुकेशन, देखिए लिटरेसी मतलब सिर्फ आपको लिखना पढ़ना आता है, दैट इज यू आर इलिटरेट, इलिटरेट नहीं लिटरेट, बट एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको लिखना और पढ़ना आता हो, तो कह रहा है एजुकेशन इज अ वाइडर कंसेप्ट, एजुकेशन जो है बहुत ज्यादा वाइडर कंसेप्ट है लिटरेसी से। कह रहा है व्हाट इज अ डिजायर्ड लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज पर द एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन कमीशन के हिसाब से कितना % जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर होना चाहिए, तो आंसर आपके पास 7, 10, 6%, 8%, तो सही आंसर है सी, 6% कम से कम होना। कह रहा है विच इंस्टीट्यूशन इज द प्राइमरी
फंडिंग अथॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटीज है उसका प्राइमरी फंडिंग अथॉरिटी कौन है? ये भी हर बच्चे को पता होगा, यूजीसी कहते हैं जिसको। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन इन्फोर्स द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू एजुकेशन रिसर्च इन हेल्थ। हेल्थ के लिए बात हो रही है यहाँ पे, तो हेल्थ के लिए बात हो रही है तो कौन आता है? आईसीएमआर। कोरोना के टाइम में तो सबको समझ में आ गया होगा, यही लोग हेल्थ की बुलेटिन अपडेट देते थे शाम को 4 बजे आकर, पूरे साल हम लोगों ने देखा ही है। 13th का क्वेश्चन है कि डैश कैपिटल इज अ टेंजिबल कैन बी सोल्ड इन अ मार्केट। जो फिजिकल कैपिटल है वो टेंजिबल होती है, देख सकते छू सकते हैं, मार्केट में जाकर उसको हम सेल भी कर सकते, बेच भी सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ डैश ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो क्या है? एक एज एन इंडेक्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन वेलफेयर को मेजर करने का एक इंडेक्स है। विच आर द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट कम अंडर द हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर के अंदर कौन सा आता है? अभी मैंने बताया आईसीएमआर। When was the right to education act enacted? जो right of education है वो बेसिकली कब आया था? 16 का आंसर है बी, 2009 के अंदर। What percent of GDP was invested in education in the year 1952? अगर 1952 की बात करें तो कितने परसेंट जीडीपी जो है इन्वेस्ट किया गया था? तो इसका आंसर है 17th का आंसर है सी, 0.64%। आप समझ सकते हैं कि कितना ही कम हुआ। उस टाइम पे एजुकेशन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ एजुकेशन लेवल। एजुकेशन लेवल का कौन सा इंडिकेटर नहीं है? ईयर ऑफ स्कूलिंग बिल्कुल है, टीचर पीपल रेशियो ये भी है, एनरोलमेंट रेट भी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो एजुकेशन लेवल में यहाँ पे नहीं आ रहा है। व्हाट वाज द शेयर ऑफ एजुकेशन टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन 2014? 2014 में जो था वो कितना परसेंट था? तो इसका आंसर है बी, 15.7। 19th का बी। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द एवरेज यूथ लिटरेसी इन 2015 में जो एवरेज यूथ लिटरेसी की बात करें तो कितने परसेंट था? तो आंसर है ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीएमआर। आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि आपका बनता है डी। डैश इज द मेन रीजन फॉर रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। हमारे यहाँ पे मेन रीजन क्या है रूरल अर्बन माइग्रेशन का? तो इसका 22वें का आपका आंसर बन जाएगा बी, अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए लोग, आपने देखा ना पहले भी जियो में पढ़ा होगा कि लोग जॉब के लिए ही बेसिकली क्या आते हैं रूरल से रूरल। तो 22वें का आंसर हो जाएगा बी, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 23rd है। 23rd विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मेरिट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कौन सा इसका मेरिट यानी कि फायदा नहीं है? इंप्रूव टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल है, एंड लार्ज ऑफ साइज ऑफ बिजनेस ये भी सही है, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जी नहीं है, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है, मेरिट नहीं है, चेंज इन सोशल आउटलुक ये भी है। नेक्स्ट 24 विच लेवल ऑफ एजुकेशन टेक अ मेजर शेयर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन इंडिया? एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर या टेस्ट? इसका आंसर है ए, एलिमेंट्री। 25th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन। आपने देखा ना, एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है क्यूरेटिव। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा जो ना प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव पहले ही प्रिवेंट करने के लिए कि आपको कोई प्रॉब्लम हो ही ना, कोई डिजीज हो ही ना, तो उसको किसके अंदर डाला गया है? तो उसको वैक्सीनेशन। पहले आप देखो छोटे बच्चों को पहले वैक्सीनेट कर दिया जाता है ताकि उनको प्रिवेंटिव मेडिसिन उसको कहते हैं। एजुकेशन सेस इज लिवाइज्ड ऑन। एजुकेशन सेस किस पे लगाया जाता है? तो इसका आंसर है यूनियन टैक्सेस के ऊपर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। 27 में पूछ रहा कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि एलिमेंट्री एजुकेशन टेक अ मेजर शेयर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एजुकेशन एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट इज हायर ऑफ टर्टियरी सेक्टर एजुकेशन एज कंपेयर टू एलिमेंट्री। हाँ, एक बच्चे का अगर बात करें तो जो पर स्टूडेंट खर्चा है वो तो सीधी सी बात है हायर एजुकेशन पे ज्यादा है। द शेयर ऑफ हायर एजुकेशन लाइक कॉलेज, पॉलिटेक्निक एटसेट्रा इज लीस्ट, ये भी सही है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। 27 में के सारे जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि अंडर कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इंक्लूड, कि कैपिटल फॉर्मेशन में एक्सपेंडिचर जो है ऑन हेल्थ किस में आता है? तो 28 का हमारा आंसर है प्रिवेंटिव में आता है, क्यूरेटिव में आता है, सोशल मेडिसिन में आता है। इसका आंसर सोशल, ऑल ऑफ दीज। 28 का हमारा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट एज पर द एजुकेशन डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हायर लिटरेसी रेट इन इंडिया। हर बच्चे को पता होगा भैया केरला ही, जहाँ पे 100% लिटरेसी है, सारे लोग पढ़े लिखे हैं। द एबिलिटी टू रीड एंड राइट इज नोन, कि भैया जिसको सिर्फ लिखना और पढ़ना आता है उसको हम क्या बोलते हैं? 30th का आंसर भी मुझे सबको पता होगा, हम उसको सिर्फ लिटरेसी कहते हैं, एजुकेशन नहीं कहते। द नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन हेल्थ सेक्टर, आखिर इंटरवेंट की सरकार की जरूरत क्यों, वो हस्तक्षेप करती है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के अंदर?
तो कह रहा है कि दी सेक्टर नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट विद वेरी हाई फिक्स एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही, उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट जरूरत है, बहुत ही ज्यादा खर्चे होते हैं। डिफिकल्ट टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट अंडर प्राइस रेगुलेशन फ्रेमवर्क, प्राइस रेगुलेशन सरकार के द्वारा डिसाइड कर दिया जाएगा, वो लोग इसके अंडर में काम नहीं कर सकते, इससे सरकार को इंटरवेंट करना पड़ता है। तो ये दोनों ही जो रीजन है वो वाजिब है, सही है। नेक्स्ट है कि इन द ईयर ऑफ डैश इंडियन गवर्नमेंट मेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 6 से लेकर 14 साल तक बच्चों को फ्री कंपल्सरी एजुकेशन जो है किस साल इसको किया गया था? 32 का हमारा आंसर है सी, 2009 में। ये भी मनमोहन सरकार की एक उपलब्धि है। एजुकेशन कह रहा है इंक्रीज पीपल, जो एजुकेशन क्या इंक्रीज करता है? स्किल, प्रोडक्टिविटी, इनकम। तो इसका भी आंसर क्या है हमारा 33 का ऑल। नेक्स्ट है एजर्शन कि फिजिकल कैपिटल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, बिल्कुल सही है। जो फिजिकल कैपिटल के अंदर हमारे बिल्डिंग, लैंड, टेक्निक सारी चीजें आती है, तो ठीक है, ये पूरी तरह से ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। फिजिकल कैपिटल से पैसिव इन नेचर, ये डायरेक्ट तो प्रोडक्शन नहीं करते, प्रोडक्शन करने में हेल्प जरूर करते हैं। दोनों ही सही है, बट इनके आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो एजर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट है, बट देयर इज नो करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये हमारा जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है। इंडियन इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट, इसमें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो नहीं आ रहा है, तो बाकी जो हमारे क्वेश्चन है उसको फटाफट से देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला ही क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनिशिएटिव टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया, रूरल इंडिया को डेवलप करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए थे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, लैंड रिफॉर्म्स, पॉवर्टी एलिगेशन, ऑल ऑफ दीज। तो सारे ही चीजों को लिए गए थे ताकि भैया रूरल को भी डेवलप कर सके। द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट, देखा ना आपने, जो लोन्स थे, जो भी आपके क्रेडिट थे, उसको 3 भागों में बांटा गया, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। उनके ड्यूरेशन, उनके पर्पजेस आपको अच्छे से लर्न करना था। यहाँ पे ड्यूरेशन जो है शॉर्ट टर्म लोन की है वो हमारे 6 से लेके 12 महीने तक, इतने टाइम के लिए लोन लेते तो शॉर्ट टर्म लोन के अंदर कहते हैं। द शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज रिक्वायर्ड, कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट की जरूरत क्यों होती है? तो यहाँ पे होगा शॉर्ट टर्म क्रेडिट की हमें जरूरत होती है परचेज ऑफ इनपुट्स, यहाँ बनेगा ना, यानी कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब चीजों को खरीदने के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स की जरूरत होती है। तो ये थर्ड नहीं है, बी है, इसको हटाए थे, गलती से हुआ है। नेक्स्ट है कि मीडियम टर्म क्रेडिट इज रिक्वायर्ड, जो मीडियम टर्म लोन है, क्रेडिट है, उसकी जरूरत क्यों होती है? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंस, ये सारे रूरल एरिया के लिए बात हो रही है। कह रहे ड्यूरेशन ऑफ मीडियम टर्म का जो लोन होता है उसका ड्यूरेशन की बात करें तो कितने टाइम के लिए होता है? इसका आंसर है 12 महीने से लेकर 5 साल के बीच में, फिफ्थ का आंसर डी। लॉन्ग टर्म क्रेडिट इज रिक्वायर्ड, लंबे समय के लोन जो है वो क्यों जरूरत होती है? उसका आंसर है सी भैया, लैंड और ट्रैक्टर वगैरह खरीदने के लिए। आप देखते हो लैंड या घर वगैरह लेते हो तो 15-20 साल के लिए लोन होता है, तो लॉन्ग टर्म की जो ड्यूरेशन होती है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है। तो हम बात करें तो 7th का आंसर हो गया सी, 5 से लेकर 20 साल तक की लोन बेसिकली हो। कह रहा है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूल, फिर हमने देखा सोर्स क्या है, एक होता है इंस्टीट्यूशनल, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल जैसे हम बैंकों से लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेते हैं, जिसमें रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, लिमिटेड होता है, किसी तरह के फ्रॉड नहीं होते, मिसलीड नहीं किए जाते। लेकिन जो नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्स होता है कि जब किसान अपने फ्रेंड, रिलेटिव, मनी लैंडर्स, इन लोगों से जो लोन लेते हैं उसको नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स कहते हैं। इसमें डॉक्यूमेंटेशन तो कम होता है, लेकिन इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होती है, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट में क्या इंक्लूड है? मनी लैंडर बिल्कुल है, कमर्शियल बैंक जी नहीं, रीजनल रूरल बैंक नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसमें नॉन इंस्टीट्यूशनल में मनी लैंडर हमारे आते हैं। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल मनी लैंडर बिल्कुल नहीं आते, लैंडलॉर्ड बिल्कुल नहीं आते, तो इसका आंसर है रीजनल रूरल बैंक, 9th का आंसर हुआ सी। द मेन फंक्शन ऑफ निबार्ड, जो निबार्ड है रूरल एरिया का एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, तो उसका मेन फंक्शन क्या है? तो इसका आंसर है सर्व एज एपेक्स फंडिंग एजेंसी, बिल्कुल सही है। कोऑर्डिनेट द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये भी सही है। मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द फंडेड ऑफ प्रोजेक्ट, ये भी सही है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, सारे काम जो है निबार्ड के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट द एपेक्स फंडिंग एजेंसी प्रोवाइडेड रूरल क्रेडिट इज, तो कौन सा जो एपेक्स फंडिंग एजेंसी है जो गांव के अंदर रूरल फंड के अंदर देती है? तो इसका आंसर है बी, नेबार्ड। नेक्स्ट है, और नेबार्ड कब सेटअप हुआ था, कब बना था, कब बैंकों का नेशनलाइजेशन क्या थे, सब जो है इंपॉर्टेंट डेट्स है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी इंडियन, अभी मैंने कल ही उसको अपलोड किया, तो प्लीज देख लीजिएगा, उसमें सारे इंपॉर्टेंट डेट्स में डाल रखे, एक साथ आपको सारे इंपॉर्टेंट डेट्स आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट हमारा 12th क्वेश्चन है कि द रीजन ऑफ डिस्ट्रेस सेल, डिस्ट्रेस सेल मतलब होता है जब फार्मर्स को जबरदस्ती मजबूरी में अपने जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी उनके पास
उत्पादन होता है उसको बेचना पड़ता है। तो कह रहा है फार्मर्स को डिस्ट्रेस सेल क्यों करना पड़ता है, जबरदस्ती क्यों बेचना पड़ता है, रीजन क्या है कि फार्मर नीड कैश इमीडिएटली टू पेइंग डेट्स, उन्होंने उधार लेके खेती की है तो उसको आप डेट्स पे करना है क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्याज होता है। दूसरा हाई स्टोरेज कॉस्ट, अगर वो अभी नहीं बेचेंगे तो उनके जो स्टोर करने का खर्चा बहुत ज्यादा है, उनके पास खुद के स्पेस नहीं है। दूसरा लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, उनके पास वही मैंने बताया कि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज, ये सारे रीजन कारण को फटाफट अपना जो प्रोडक्शन के बाद इमीडिएट बेचना ही पड़ता है, चाहे वो सस्ते रेट पर ही क्यों ना बेचे। नेक्स्ट है 13 कि जो रूरल डेवलपमेंट एज एन एक्शन प्लान टू इंप्रूव, कि रूरल डेवलपमेंट का एक्शन प्लान टू इंप्रूव डैश एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सम ऑल, तो ये तो सम नाम से समझ में आ रहा है कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सभी से। डैश इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन फॉर द वुमन, वुमन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट सोर्स है, फिशिंग है, एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक फार्मिंग है, हॉर्टिकल्चर है। 14 का आंसर है सी, लाइव स्टॉक। यहाँ पे वुमेन्स को एक बहुत अच्छा खासा जॉब मिल जाता है, काम मिल जाता है। डैश इज इनिशिएटिव टेक बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव मार्केटिंग सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए क्या इनिशिएटिव ले गए हैं। तो यहाँ पे रेगुलेटेड मार्केट्स बनाए गए जहां पे लोग अपने सामानों को आकर अच्छे रेट पे बेच सकते हैं। रेगुलेटेड मार्केट अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो 16 का हमारा आंसर डैश इज एन एश्योरेंस टू द फार्मर दैट देयर प्रोडक्ट वुड बी परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट एट द स्पेसिफिक प्राइस, कि सरकार के द्वारा उनको एश्योर किया जाता है कि भैया आप अपने सामान की चिंता मत करो, एक स्पेसिफिक रेट सरकार के द्वारा डिसाइड कर देता है कि इस रेट पे कोई भी आपसे नहीं खरीदेगा, सरकार खरीद के बफर स्टॉक में डालेगी। उसको क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, एमएसपी, ताकि जो किसान है वो बेफिक्र हो जाए, अपनी प्रोडक्शन को लेकर चिंता इनमें ना हो। नेक्स्ट है 17th का आंसर है इन डिस्ट्रेस सेल, जबरदस्ती सेल में जो फार्मर सेल देयर प्रोडक्ट एट डैश प्राइस इन द मार्केट, हाई प्राइस पे बेचेगा। भैया डिस्ट्रेस सेल करा तो हाई प्राइस पे क्यों बेचेगा, वो लो पे ही बेचेगा ना। नेबाज सेट कब हुआ था, मैंने बताया इंपॉर्टेंट डेट है वो मैंने 1982, लेकिन ऐसे याद नहीं रहेगा। जो इंपॉर्टेंट जो 27 मैंने डेट्स दिए उसको जरूर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मर्जी कीजिए, बट उसको ऐसे ही रख लीजिए जैसे पेपर में वो आना ही आना है। कह रहे नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक हैपन, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था, वो कब किया गया था। तो इसका आंसर हम बताए 1969, जो श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर थी। डैश डैश वर सेटअप टू प्रमोट क्रेडिट सप्लाईज इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में जो क्रेडिट्स को सप्लाई करने के लिए कौन से बैंक सेटअप किए गए थे। तो 20th का आंसर है ए, रीजनल रूरल बैंक्स और लैंड डेवलपमेंट बैंक, ताकि वहां पे जो भी क्रेडिट फैसिलिटी मिल सके। डैश मींस गिविंग स्मॉल लोन्स टू इंडिविजुअल फॉर एस्टेब्लिशिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कौन सा लोन दिया गया था, माइक्रो मैक्रो दोनों ही। तो इसका आंसर है भैया कि बी, माइक्रो मतलब छोटा लोन, मैक्रो मतलब बड़ा क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 22x सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द, कहां पे, रूरल एरियाज में जो हाउस होल्ड है वो अपने जो सेविंग है उसको प्रमोट कर सके, इसीलिए वहां पे थे। नेक्स्ट हमारा 23rd का आंसर है विच स्टेट हैड बीन एबल टू सक्सेस स्टोरी इन द एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन मिल्क कोऑपरेटिव, सबको पता है भैया कहां पे हुआ था मिल्क, गुजरात। जिसके पास पोल साइंस है उसको भी पता होगा क्योंकि रिसेंटली उन्होंने चैप्टर जरूर किए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24th, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जो भी फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट है उसे कौन से नाम से जानते हैं, रायतू बाजार, आप बाकी अपनी मंडी और बाकी जो अलग अलग स्टेट में जो है उसके भी नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द पीपल द प्रॉब्लम फेस्ड इन रूरल बैंकिंग, रूरल बैंकिंग जो है कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करते हैं, इनसफिशिएंट रूरल क्रेडिट, बिल्कुल सही, ग्रोइंग ओवर ड्यूज, क्योंकि गांव में जो किसान है वो लोग लोन ले लेते हैं लेकिन फिर उस उम्मीद में रहते हैं कि कोई ना कोई सरकार आएगी, इलेक्शन होगा और वो उनके लोन को माफ कर देंगे, तो लोन लेने के बाद लोन पे भी करना है वो चीज भूल जाते, समझ में। और जो झूठे वादे जनता से सरकारें करती है तो वो भी सरकार की भी गलती है, वो इस उम्मीद में रहते कोई ना कोई सरकार आएगी हमारा लोन माफ हो जाएगा, और लोन लेने के बाद वो भूल जाते। तो इससे बड़े बैंकों के ऊपर बहुत ओवर ड्यू हो जाता है, बैंक के पास फंड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो 24 में 25th का हमारा आंसर है डी, ये सारे ही जो है प्रॉब्लम। कह रहा है कि वाई एमएसपी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार ये एमएसपी फिक्स्ड करती क्यों है। इसका आंसर है कि टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर को इंटरेस्ट को बचाने के लिए, ताकि वो बेफिक्र हो जाए, कोई चिंता ना हो कि हम प्रोडक्शन तो कर लेंगे बट हम बेचेंगे कहाँ पे, या एक पर्टिकुलर जो जिन्होंने जितना इन्वेस्ट किया वो रिकवर हो भी पाएगा नहीं आएगा, इस चीज को उनको एश्योर करने के लिए। या डैश कम अंडर द हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में क्या आता है। तो हमारे 27th का आंसर है सी, फ्लावर कल्टीवेशन। नेक्स्ट है कि ये जो TAN तानवा जो स्टैंड फॉर, ये किसके लिए स्टैंड है, तो ए तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। व्हाट आर चैलेंज बिफोर द ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक वाला आपको पता है कि आपके कोर्स में है नहीं, खत्म हो चुका है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑर्गेनिक, तो 30th भी कट गया, 29th भी कट गया। कह रहा है इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड, रूरल जो चैलेंजेस क्या है रूरल डेवलपमेंट के अंदर, तो इसका आंसर है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, जाके डाइवर्सिफाई किया जाए, तरह तरह के
क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर पे आप डिपेंडेंट होकर तो पूरे साल आपको काम नहीं मिलेगा, इनकम का जो सोर्स होगा वो कम होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो दोनों ही इसके अंदर आते हैं, दोनों चीजों को हम लेते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मर है नहीं तो शायद ये क्वेश्चन भी आपके ना दे। नेक्स्ट है कि रूरल क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग बिकॉज रूरल क्रेडिट की जरूरत क्यों है फार्मर्स को? द मोस्ट फार्मिंग है वेरी स्मॉल लैंड, उनके छोटे छोटे से लैंड है, उनको सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस करते हैं, दे नीड फंड फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर। तो 32वें का आंसर है डी वे, सभी चीजों के उनके पास पैसों की कमी है ताकि वो आगे प्रोडक्शन कर सके, फार्मिंग कर सके। कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी अक्रॉस द कंट्री। इन सभी सिस्टम को क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर बैंकिंग, डाइवर्सिफिकेशन या मार्केटिंग? तो सही आंसर है मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर ये सारी चीजें आती है। कह रहे विच स्टेटस हैज बीन अकॉर्ड टू द रिटेल चेन्स एंड सुपरमार्केट फॉर सेलिंग ऑर्गेनिक फूड? तो ये भी हमारे 34th नहीं आएगा, वैसे ग्रीन स्टेटस है बट आपके क्वेश्चन में नहीं आएंगे। द स्कीम ऑफ माइक्रो फाइनेंस एक्सटेंड थ्रू, किसके थ्रू किया गया? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा इसको एक्सटेंड किया गया है ताकि लोग छोटे छोटे रूरल एरिया में अपनी बचतें करें। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चैप्टर बहुत आसान था, क्वेश्चन करने के साथ ही पूरा चैप्टर आप लोगों का रिवाइज हो गया होगा। इसी के साथ हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स जो है कंप्लीट होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के आज हमने 3 चैप्टर रिवीजन किए, 2 चैप्टर है वो बहुत जल्दी आज रात तक आपको वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि कल से हम लोग बेसिकली सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा जो एम है, और आपको पता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस के लिए आपके पास टाइम कम है, तो बीच में मैं पोल साइंस की भी 1-2 क्लासेस ले लूंगी, ताकि क्योंकि आपको 15 के इसका एग्जाम है, 16 हिंदी और 17 को डायरेक्ट जाके पोल साइंस का एग्जाम है। तो मैं यही बोलूंगी कि साथ में आप लोग 1-2 घंटे पोल साइंस के लिए भी निकालते रहिए, क्योंकि 16 को हिंदी है तो टाइम कम है, पेपर दे के आएंगे, फिर एक दिन में पोल साइंस के 6 चैप्टर उसको भी करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो साइड में 1-2 घंटे के लिए पोल साइंस को भी रखो, क्योंकि आप लोग पहले ही चैप्टर कर चुके हैं, बट रिवीजन साथ साथ आपको लेना ही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा था हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स, कंप्लीट हो गया, बहुत मजा आया। बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट कर सकते हैं। आप देखते हो हर बच्चे का मैं कमेंट रिप्लाई करती हूँ, ताकि कोई भी डिफिकल्टीज हो एग्जाम से रिलेटेड, किसी तरह के किसी भी चैप्टर से रिलेटेड डाउट हो, तो आज मैंने लाइव सेशन भी लिए थे, जो भी बच्चों के डाउट्स थे उसको सॉल्व किए थे। तो इस तरह से लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को मिलती रहेगी। जो भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।